तो बच्चों मेरे पास यहाँ पे क्लास 10 के साइंस यानी कि विज्ञान का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। और यहाँ पे हम आपको बताएंगे 1 से लेकर 40 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बिल्कुल हूबहू आपके प्रश्न पत्र में रहेगा। ये सभी प्रश्न ये मेरा गारंटी है बच्चों। अगर यहाँ पे आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न नहीं आए ना तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को आकर के अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब अनसब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को तभी सब्सक्राइब कीजिएगा जब सभी क्वेश्चन लड़ेगा 100% हूबहू, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मेरा वादा है बच्चों, सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से यहाँ पे अगर याद कर लेते हैं ना तो यहाँ पे 1 से लेकर 40 तक यहाँ पे आपके एग्जाम में यहाँ पे फाड़ के रख दीजिएगा बच्चों प्रश्न पत्र को, ठीक है ना। यहाँ पे एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। 1 से लेकर 40 तक यहाँ पे अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ऐसे में तो यहाँ पे आपकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में यहाँ पे साइंस रहे या फिर आपका SST रहे तो उसमें 1 से लेकर 70 तक वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ लिए आते हैं, जिनमें से केवल आपको 40% का ही उत्तर देना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यहाँ पे 70 पूछे जाते हैं 1 से लेकर 70 तक, और किन्हीं यहाँ पे 40% का ही उत्तर देना है चुन चुन करके, ठीक है ना। चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना बच्चों हमेशा कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, क्या कराए कि निम्न में कौन दर्पण दंत चिकित्सक प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे दंत चिकित्सक प्रयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन सा है बच्चों, अवतल दर्पण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बच्चों। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो क्या होती है बच्चों, अनंत होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि एक दूरस्थ वस्तु के लिए अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है ना बच्चों कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि मुख्य अक्ष होता है। तो बच्चों मुख्य अक्ष जो होते हैं ना ये केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा होती है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो बच्चों जो गोलाकार दर्पण होते हैं ना उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है उसकी फोकस दूरी की दोगुनी होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, क्या कराए कि उत्तल दर्पण में हमेशा बनता है। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना हमेशा कैसा बनता है बच्चों, तो आभासी और सीधा बनता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए बच्चों, या फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बताना पड़े जो वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है ना बच्चों ये इसको हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि यदि किसी वस्तु के अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा ना बच्चों कैसा बनेगा, तो समान आकार का बनेगा बच्चों और उल्टा बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यदि वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब जो होगा ना बच्चों कैसा बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो समान आकार का बनेगा और उल्टा बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपको बताना है कि पार्श्व वैध कर्मण देखा जाता है तो कौन सा दर्पण में देखा जाता है, तो समतल दर्पण में देखा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, क्या कराए कि ध्रुव और फोकस की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि वाहनों में पीछे देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो दर्पण होते हैं ना वह उत्तल दर्पण होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, क्या कराएगी अवतल दर्पण के द्वारा अनंत पर बना प्रतिबिंब जो होते हैं ना बच्चों कैसा होते हैं, अत्यधिक बड़ा होता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न है कि यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा ना बच्चों कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा। यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, क्या करा है कि दर्पण सूत्र है। तो बच्चों इनमें से जो दर्पण सूत्र है ना ऑप्शन ए में आपका जो दिया हुआ है यही आपका दर्पण सूत्र है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि किस स्थिति में अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु के सामने आकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो समान आकार का प्रतिबिंब तब बनेगा बच्चों तब जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि उत्तल दर्पण में हमेशा बनता है। तो उत्तल दर्पण में जो है ना बच्चों हमेशा किस तरह का प्रतिबिंब बनता है,
तो आपको पता होना चाहिए बच्चों आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है आभासी और सीधा। अब चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा बच्चों क्या कराए कि आपको बताना है कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो होते हैं ना, ये हमेशा एक से क्या होते हैं बच्चों बराबर होते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि जब आवर्धन ऋणात्मक होता है तब किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है बच्चों। तो यहाँ पे आवर्धन जब ऋणात्मक होगा ना बच्चों, जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे वास्तविक और उल्टा बनता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के लिए निम्न में से कौन सही नहीं है। तो यहाँ पे कौन सही नहीं है बच्चों आपको पता होना चाहिए। तो समतल दर्पण में जो है ना बच्चों कभी भी छोटा प्रतिबिंब नहीं बनता, यहाँ पे डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप लोग सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे बच्चों। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। तो पहले जो सोलर कुकर में जो है ना किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की दूरी होती है ना बच्चों क्या होती है, वस्तु के दूरी के बराबर होती है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो अवतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है ना बच्चों क्या होता है, वही आपको बताना है। तो आभासी, सीधा और बड़ा होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या कराए कि दूध से दही बनने की क्रिया का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे दूध से दही बनने की क्रिया का एक उदाहरण क्या है प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए। यह एक रासायनिक परिवर्तन है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि आपको बताना है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो प्रकाश रासायनिक मतलब अभिक्रिया का उदाहरण इनमें से क्या है बच्चों, तो प्रकाश संश्लेषण है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है। तो बच्चों यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन कौन है वही आपको बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कागज़ का जलना, ये क्या होते हैं बच्चों, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग क्या होता है बच्चों। तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग जो होते हैं ना बच्चों क्या होते हैं, हरा होते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देखिए इनमें से कौन जो है ना बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, तो जो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि जब जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब जो है ना बच्चों कौन सी गैस निकलती है। तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि रेडॉक्स अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में जो है ना बच्चों अपचायक पदार्थ क्या होते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि लोहे में जंग लगना है। तो प्यारे बच्चों लोहे में जंग लगना एक प्रकार का क्या होते हैं प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है ना प्यारे बच्चों क्या होते हैं प्यारे बच्चों, कौन से परिवर्तन होते हैं, तो ये लोहे में जंग लगना रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कली चुनाव का रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, CaO होते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या कराए कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो है ना अभिक्रिया तापीय विखंडन को दर्शाता है। तो तापीय विघटन को कौन दर्शाता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ CaCO3 टेंड्स टू CaO + CO2, यानी कि यही दर्शाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो NO2 गैस निकलती है, यानी कि यहाँ पे डी वाला विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
यहाँ पे आपको बताना कि कौन सी धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस का आंसर बता रहे हैं ना 100% सही बता रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो तांबा जो है ना बच्चों ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ यानी कि HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। यहाँ पे आपको बताना है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषित होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में बना सफ़ेद अवक्षेप निम्नलिखित में से क्या होंगे। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए पर तो यहाँ पे BaSO4 होंगे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि बिजली की सहायता से धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो विद्युत क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत अभिलेपन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरे 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं, केवल आपको 40 क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे हम क्या किए, आपको 40 क्वेश्चंस का आंसर बताए, ठीक है ना। तो इस 40 क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, पेपर में छाप दीजिए बच्चों, और अपने भाई बहन दोस्त यार को इस क्लास को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उसका भी कुछ भला हो पाए, ठीक है ना। आप लोग भला जरूर कीजिएगा बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, मेरा भी भला कीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर को लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, फिर आपको पेपर मिलेगा। तो प्यारों फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में।